तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जहां पर हम देखने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के स्कोप, फिजियोलॉजी के स्कोप, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन, साथ ही साथ देखेंगे बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पर ये जो दो टॉपिक है आपके लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड होम्योस्टेसिस, इन दोनों पे मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर बना रखे हैं। और होम्योस्टेसिस में आप RAS मैकेनिज्म को लिख सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर होम्योस्टेसिस 5 और 10 मार्क्स में आ जाता है तो आपको इसमें RAS मैकेनिज्म लिखना है, जो कि किडनी से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन, वो वाला मैकेनिज्म है। इसका भी लेक्चर मैंने बना रखा है। तो देखो मैं समझा देता हूं। आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? डेफिनेशन, स्कोप, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, साथ ही साथ बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। और हमने कवर कर लिया है पहले ही लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ होम्योस्टेसिस। इन दोनों के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और अगर होम्योस्टेसिस बड़ा आ जाता है तो होम्योस्टेसिस में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो RAS मैकेनिज्म का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेक्चर को ध्यान से सुनना, यहीं पर आपको सारा याद हो जाएगा। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं PDF फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन से आपको स्टार्ट किया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी की डेफिनेशन में मैंने आपको लिखा है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग। बाहर से, एनाटॉमी का मतलब बाहर से देख कर पता करना, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि अंदर जो भी है, जैसे आपका लीवर, हार्ट, ब्रेन, किडनी, उनकी स्टडी करना। देखो, फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शन एंड मैकेनिज्म इन अ लिविंग सिस्टम। हम लिविंग सिस्टम है, ठीक है, तो हमें जो किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, उनका क्या क्या फंक्शन है, उनका क्या क्या रोल है हमारी बॉडी में, उन सब की स्टडी करना फिजियोलॉजी। और बाहर से स्टडी करना, बाहर के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना, वो हो गया एनाटॉमी। तो एनाटॉमी बाहर से स्टडी करना, फिजियोलॉजी इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करना, ठीक है, उनके फंक्शन की स्टडी करना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की कई सारी ब्रांचेस होती है, जैसे ग्रोस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, सिस्टमैटिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ओके, तो हमने ये तो बोल दिया कि एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग, जहां पर हम किससे डील करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर से डील करते हैं। और फिजियोलॉजी में किससे डील करते हैं? फिजियोलॉजी में इंटरनल ऑर्गन की स्टडी, कि वो काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है। किडनी रेगुलेट कर रही है, यूरिन फॉर्मेशन कर रही है तो कैसे कर रही है। हार्ट का काम पंपिंग का है तो वो कैसे कर रहा है। तो वो सब फिजियोलॉजी में हो गए, ठीक है। चलिए ब्रांचेस हमने देखी एनाटॉमी की कौन कौन सी होती है। ग्रोस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, सिस्टमैटिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो अभी देखते हैं वन बाय वन, दो दो नंबर की डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रोस एनाटॉमी क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है। तो देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये जो मैंने आपको दिखा रखा है ब्रांचेस, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है कि ग्रोस एनाटॉमी क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्या है, कंपेरेटिव क्या है। इसको बस आप सुन लो, ठीक है। ग्रोस एनाटॉमी या फिर आप बोल लो एंथ्रोपोटॉमी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई। जो मैं आपको खुली आंखों से देख सकता हूं ना, उसकी स्टडी करना। जैसे आप यहाँ पर खड़े हो तो जो भी मैं देख पा रहा हूँ आपको, आपके हाथ, आपके पाँव, आपका मुंह, इन सब की स्टडी करना। ओके, तो ये हो गया ग्रोस एनाटॉमी। सेकंड इज माइक्रोस्कोपिक। नाम से पता लग रहा माइक्रोस्कोप का यूज होगा। तो माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं हम? सेल देखते हैं, टिश्यू देखते हैं। तो सेल और टिश्यू की स्टडी करना, उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। नेक्स्ट इज कंपेरेटिव। नाम से पता लग रहा कंपैरिजन करके स्टडी करना। तो दो डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में अगर मैं कंपैरिजन करूं, जैसे एक स्ट्रक्चर यहां पर है और दूसरी स्ट्रक्चर यहां पर है,
और दोनों को मैं कंपेयर करूं कि यार ये ज्यादा अच्छा है, ये बेकार है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही घटिया है, होता है ना कई लोग। तो यहाँ पर कंपेरेटिवली हम कैसे कर रहे हैं, कंपैरिजन करके स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इज द कंपेरेटिव। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में क्या होता है, स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व्ड, इट इज नेम डिफरेंट फॉर ईच अदर। देखिए सिस्टमेटिक नाम से आपको पता लग रहा होगा, कुछ सिस्टमेटिक मतलब कुछ एक स्पेसिफिक। अगर आप स्किन की स्टडी करते हो ना, तो उसे हम बोलेंगे डर्मेटोलॉजी, स्किन की स्टडी को। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम का मतलब होता है स्किन। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में आपके पढ़ने वाले हो, स्किन पढ़ने वाले हो, तो इसलिए डर्मेटोलॉजी का क्या मतलब होता है, स्किन की स्टडी करना। वैसे ही आपको न्यूरोलॉजी दे रखा है, नर्वस सिस्टम की स्टडी करना। ठीक है, यहाँ पर एंडोक्राइनोलॉजी दे रखा है, इसका मतलब है एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करना, नाम से पता लग रहा, न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ग्रोस एनाटोमी, माइक्रोस्कोपिक, फिर हमने कंपेयर करके देखा, फिर सिस्टमेटिक देखा, जैसे स्किन की स्टडी डर्मेटोलॉजी, और हमारे न्यूरॉन की स्टडी यहाँ पे आपको लिखी है न्यूरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल एनाटोमी, जो कि आपकी लास्ट एनाटोमी है, डेवलपमेंटल एनाटोमी। यहाँ पर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट दिस लाइफ, इट्स स्टडी अंडर डेवलपमेंटल एनाटोमी। जो भी पीपल जो है ग्रो हो रहा है, जैसे ये बच्चा था, बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, बुढ़ापा आ गया, तो ये जो भी स्टडी हो रही है ये डेवलपमेंटल एनाटोमी है। ठीक है, जैसे स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की स्टडी कर रहे हैं हम, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसकी स्टडी कर रहे हैं। मदर के यूटेरस में, हम कहते हैं ना माँ के पेट में बच्चा है, अरे पेट में HCl है भाइयों, यूटेरस में बच्चा है, तो जो यूटेरस से बेबी अटैच होता है, वो बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है, उसकी ग्रोथ की स्टडी करना। अब आप बोलोगे सर उसकी ग्रोथ की स्टडी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेबी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर पहले ही बता देता है कि बच्चा पैदा होने में ये दिक्कत है, या फिर बच्चा पैदा होने से माँ को खतरा है। तो इसीलिए हमें एम्ब्रियो की स्टडी करनी होती है, उसके डेवलपमेंट की स्टडी करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को काफी डिटेल में समझा। हमने एनाटॉमी को तो काफी डिटेल में समझा, ग्रोस, कंपेरेटिव, ठीक है। और यहाँ पर फिजियोलॉजी जो है, इसमें आप बहुत सारा लिख सकते हो। आप इसमें जोड़ सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे हार्ट का सिस्टम, ब्रेन, तो जो भी इंटरनल ऑर्गन है उन सबके फंक्शंस। इसमें तो आपकी पूरे 40 पेज की कॉपी भरा जानी है। ठीक है, तो छोड़ो, आपको तो 2-2 नंबर में पूछेंगे, 2-2 नंबर में बता देना, बात खत्म। अब देखो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो चलो देखते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहला आपको यहाँ पे दे रखा है एथलीट ट्रेनिंग एंड मास थेरेपी, इनमें भी रिलेटेड है। फाउंडेशन टू एडवांस साइंटिफिक स्टडी, हमें और साइंटिफिक स्टडी अच्छी करनी है तो हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा लीवर किस तरह से काम करता है, लीवर कौन सी ड्रग पे क्या रिएक्ट करता है, तो हमें ये सब पता होना चाहिए ना। तो ये स्कोप ही तो है कि हम और एडवांस साइंटिफिक स्टडी कर सकें, इसलिए हमें सबके नेचर, फंक्शन सब पता होने चाहिए। थर्ड है टू नो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और हम क्यों कर रहे हैं सब, ताकि हमें स्ट्रक्चर पता लग जाए ह्यूमन बॉडी के, फंक्शन पता लग जाए, ताकि अगर आप बीमार हो, जैसे आपका लीवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें पता हो कि आपको हमें कौन सी ड्रग देनी है। तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप है, हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन फंक्शन कर रहा है। टू नो द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ, टू नो द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ। नेक्स्ट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज है, जैसे मान लो मलेरिया है या डेंगू है, ओके, तो मलेरिया फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। अभी मलेरिया हमारी बॉडी में स्प्रेड कैसे हो रहा है, हमें पता होना चाहिए ना। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए कि मलेरिया में क्या होता है, आपकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद हीमोजोइन निकलता है, जिससे आपको ठंड लग के बुखार आती है। तो ये सारी बातें आप सेकंड सेम में, थर्ड सेम में पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में, फोर्थ सेम में कोलॉजी में, सेकंड सेम में पैथोफिजियोलॉजी में अच्छे से डिटेल में आएगा आपको ये सब। ठीक है, तो ये सारे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है टू एडवांस साइंटिफिक स्टडी, एक बार देख लेना, मेंटेन होम्योस्टेसिस, ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में क्या है, सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी जानते हैं हम सेल से बने हैं, और कई सारी सिमिलर सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है।
तो कई सारी सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, और ये सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो एक सेल से टिश्यू बना, सारी सेल इकट्ठी हो गई तो हमने उसको टिश्यू बोल दिया, और टिश्यू जुड़ते गए तो ऑर्गन बना दिया, और ऑर्गन से ऑर्गन कनेक्ट हो गए तो एक तरह से पूरा ऑर्गन का सिस्टम बन चुका है। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेकंड इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो मेटाबॉलिज्म में होता है दो तरह से, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है केटा। अब नाम से पता लग रहा, केटा, केटा का मतलब काटो, काटो का मतलब तोड़ो, तो केटाबोलिज्म में जो भी टूटने वाली रिएक्शन होती है वो सब होती है। और एनाबोलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस वाली रिएक्शन, जो भी हमारी बॉडी में बनता है ना उसे हम बोलते हैं एनाबोलिज्म, और जो भी हमारी बॉडी में टूटता है ना उसे हम बोलते हैं केटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म एंड केटाबोलिज्म दोनों साथ में होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसे हम ओवरऑल मिला के कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, एनाबॉलिज्म का मतलब बनना, केटाबॉलिज्म का मतलब टूटना, और पूरी बॉडी में ये दोनों चीजें साथ में हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारी सेल में, हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उन सबका सम, उन सबकी टोटल को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। जैसे आपकी सेल में ग्लाइकोलाइसिस होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, ये सब आपने बायोलॉजी क्लास 11th में पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो सेकंड सेम में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ये सारी साइकिल जो भी चलती है सब एंजाइम से चलती है, तो ये मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, थर्ड इज रेस्पॉन्सिवनेस। अगर आपने किसी गर्म चीज को टच कर लिया तो आप फटाफट हाथ हटा लोगे ना। जैसे मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पर कंटेनर है जिसमें मैंने आग लगा रखी है, आपको मैंने बोला इस कंटेनर को उठा के लाओ, और आपका ध्यान नहीं और आपने सीधा हाथ लगा दिया इस पे, तो आपका हाथ जल जाएगा और आप फटाफट हाथ हटा लोगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, आपने रेस्पॉन्स दिया, आपकी बॉडी को थोड़ा सा खतरा लगा तो बॉडी ने फटाफट रेस्पॉन्स देख के आपका हाथ हटा लिया। ऐसा तो नहीं है ना कि आप हाथ लगा के खड़े रहोगे कि हाँ गर्म लग रहा है, अच्छा अच्छा गरम गरम है ये, अच्छा अब मेरा हाथ जलने वाला है, ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, ये फटाफट रेस्पॉन्स आएगा। सो दिस इज रेस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट इज मूवमेंट। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है, जैसे मसल फाइबर की मूवमेंट हो रही है जब भी मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है, जब भी मैं सांस लेता हूं तो जैसे ही मैं सांस लूंगा हमारे लंग्स किस पे सिचुएटेड होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं डायफ्राम पे, दिस इज द डायफ्राम। तो जैसे ही मैं सांस लेता हूं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है सांस लेने और छोड़ने पर। लेके देख लो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट भी होगा रिलैक्स भी होगा। चलिए, तो ये मूवमेंट हो गई। और नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन आपसे अच्छा कोई नहीं जानता भाइयों, आप सभी जानते हैं रिप्रोडक्शन में क्या होता है। जो स्पर्म होता है वो ओवम से फ्यूज होता है, एक नया बेबी बनता है, जाइगोट बनता है। और ये रिप्रोडक्शन अगर आपको ज्यादा जल्दी हो पढ़ने की तो सेकंड सेम में मैंने पढ़ा रखा है एचएपी में, और इतना डिटेल में पढ़ा रखा है कि जिंदगी भर काम आएगा। चलिए, नेक्स्ट इज ग्रोथ, और ग्रोथ तो आप करते ही हो, ठीक है, जैसे एम्ब्रियो की ग्रोथ हमने पढ़ी थी। ग्रोथ रिफर टू एन इंक्रीज इन साइज either through increase in the number of cell or through increase in the size of each individual cell। या तो सेल की साइज बढ़ रही है, ये एक सेल है ये अपनी साइज बढ़ा रही है, या फिर बहुत सारी सेल है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 सेल है तो ये अपने नंबर बढ़ा के 20 कर ले, तो इसे भी हम ग्रोथ कहेंगे। तो ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, या तो सेल अपनी साइज बढ़ा ले या सेल अपने नंबर बढ़ा ले, इन दोनों तरीके से ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, और ये हम पढ़ किस में रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में, जहां पर हमने सबसे पहले देखा ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड मेटाबॉलिज्म, थर्ड रेस्पॉन्सिवनेस, फोर्थ मूवमेंट, फिफ्थ रिप्रोडक्शन, सिक्स्थ ग्रोथ, सेवंथ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, तो वही सब नॉर्मल बातें यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे ब्लड जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और हमारी हर सेल को उसका प्रॉपर काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, दैट्स व्हाई वी नीड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज डाइजेशन, जो भी खाना आप खाते हो उसमें से जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट होता है वो ब्लड के थ्रू हमारी सेल में चला जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सुबह आ जाता है। ठीक है, दिस इज डाइजेशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, टॉयलेट करना,
यूरिन का फॉर्मेशन होना। आपकी जो किडनी है, किडनी का क्या काम होता है? किडनी करती है ब्लड का फिल्ट्रेशन। जो भी ब्लड किडनी के अंदर आता है वो उसको फिल्टर करता है। तो किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद वो यूरिन बनाती है। ओके, तो दिस इज एक्सक्रीशन, ये यूरिन आप निकाल देते हो। चलिए नेक्स्ट इज बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो अभी हमने देखा इस लेक्चर में बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी एंड डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट इज बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, और इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। मैं पहले आपको बता दूं, इससे सिर्फ 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और वो भी फिक्स नहीं है कि आएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी बेसिक चीजें हैं। देखिए आप, सुपीरियर एंड क्या होता है, इंफीरियर एंड क्या होता है, एंटीरियर किसे कहते हैं, पोस्टीरियर किसे कहते हैं। तो सुपीरियर का मतलब होता है टुवर्ड द हेड, हेड की तरफ। इंफीरियर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द हेड, हेड से दूर। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका सिर है, ओके। तो टुवर्ड द हेड मतलब आपके सिर की तरफ अगर मैं आऊं तो हो गया सुपीरियर, अगर मैं आपके सिर के दूर जाऊं तो वो हो गया इंफीरियर। और एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब पीछे, एंटीरियर का मतलब आगे। तो ये सिंपल सी लाइन से आप देख लेना, मैंने एग्जांपल के साथ दे रखी है। लेटरल पोजीशन क्या होती है, प्रोक्सिमल पोजीशन क्या होती है, डिस्टल पोजीशन क्या होती है। जैसे यहाँ पर देखो आप, प्रोक्सिमल एंड ऑफ फीमर जॉइंट विद द पेल्विक बोन। जो फीमर का प्रोक्सिमल एंड होता है वो पेल्विक बोन से जुड़ता है। और ये बात ध्यान रखना, जो फीमर होती है वो स्ट्रोंगेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है। अगर आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में जो स्ट्रोंगेस्ट बोन है ना, वो फीमर है, और लॉन्गेस्ट भी फीमर ही है। और ये आपको मैं जॉइंट्स पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 2 में, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। प्लेन ऑफ द बॉडी, तो प्लेन्स में कुछ नहीं है। फ्रंटल प्लेन है, रेट्रल प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है। फ्रंटल नाम से पता लग रहा, सामने फ्रंट पे फ्रंटल। लेटरल, एक वर्टिकल प्लेन रनिंग फ्रॉम द फ्रंट टू बैक। फ्रंट से बैक की तरफ एक वर्टिकल प्लेन अगर रन करे, वर्टिकल का मतलब ये सीधा, अगर ये वर्टिकल प्लेन फ्रंट से बैक की तरफ जाए तो उसे हम कहेंगे लेटरल प्लेन। तो इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस ये प्लेन से आपकी बॉडी के कुछ एक बार आपको रीड आउट करने हैं, दैट्स इट। ओके, so this is the planes of the body and this is the basic anatomical terminology। उससे पहले हमने देखा बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, और इससे पहले हमने देखी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को काफी डिटेल में। चलिए मैं आपको बता देता हूं एक बार, आपके सिलेबस में जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन बता दी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, स्कोप बता दिया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, और डिटेल में बता दिया मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिर आपको मैंने बेसिक लाइफ प्रोसेसेस बताई है, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। होम्योस्टेसिस का मैंने आपको बोल दिया कि आपको लेक्चर मिल जाएगा। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का भी मैंने बोल दिया कि लेक्चर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और लास्ट में मैंने आपको बता दिया बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है एचएपी फर्स्ट सेमेस्टर की। अब बहुत जल्द मैं यूनिट 1 में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो आपका चैप्टर 2 है वो लाऊंगा। और टिश्यू मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो टिश्यू का लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन एक ही लेक्चर में हम खत्म करेंगे, कंप्लीट सेल पर डालेंगे एक ही लेक्चर में। ठीक है, आगे आपको लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे, बहुत सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, दैट्स वाई मैं और एफर्ट कर रहा हूँ कि जल्दी से खत्म कर दूं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।